अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, हेलो सर। मोहम्मद खलील अशरफ। यस बेटा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बेटा मेरी आवाज़ आ रही है, साफ़ आ रही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा? तो मुझे बता सकता है आवाज़ आ रही है साफ़? बेहतरीन, ज़बरदस्त बेटा। नो सर, बेहतरीन। ठीक है बेटा, आवाज़ साफ़ आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, चलो दैट्स वेरी गुड। अच्छा बेटा, आज का टॉपिक आपको पता है कि आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर 4 से करने वाले हैं, अर्ज़ पाकिस्तान, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, उसके हिसाब से हम लोग आज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, और हमारा लास्ट लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 10, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर जो 3 था वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस भी किए थे। तो आज का टॉपिक क्योंकि हमारा चैप्टर 4 से है, और आपको पता है कि इसमें जो सबसे अहम टॉपिक आता है लेक्चर नंबर 11 है हमारा, तो उसमें लोकेशन ऑफ पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान का महल वकूफ़। ठीक है बेटा, ये एक आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम आज डिस्कस करेंगे। और जो आपका जो बिल्कुल लास्ट इसी चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये लॉन्ग में ही पूछते हैं, लेकिन आपके नोट्स में जो है वो शॉर्ट में दिया हुआ है। लेकिन इसी चैप्टर से, चैप्टर 4 से ज़्यादातर एमसीक्यूज पूछते हैं, ज़्यादातर एमसीक्यूज पूछते हैं। तो यही वो रीज़न है कि लोकेशन ऑफ पाकिस्तान और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सियासी इंतजामी ढांचा जो है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट जो अहमियत होती है वो बेटा वो एमसीक्यूज में होती है। आप अपने अटेंडेंस में उठा के देखो तो इसी चैप्टर से रिगार्डिंग 4, 5 या 6 एमसीक्यूज पूछी जा रही होती हैं। ठीक है, और इस दफ़ा पूरा चांस भी ये कि एमसीक्यूज का पेपर बने तो एमसीक्यूज आपको आनी चाहिए, तो ये एक रीज़न है। ठीक है बेटा, तो आपके नोट्स के हिसाब से आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे, और इसके बाद लेक्चर नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग और क्वेश्चन नंबर 3 हम पूरा कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करने से पहले या बताने से पहले, क्योंकि हमारा हिस्ट्री का जो सेक्शन वो खत्म हो गया है और ज्योग्राफी शुरू हो गया है, तो ज्योग्राफी के लिहाज से आपको 2004 में एक सवाल पूछा गया था कि जमीन क्या होती है, व्हाट इज लैंड। तो कोई मुझे बता सकता है कि जमीन क्या है, लैंड क्या है, व्हाट इज लैंड? ठीक है बेटा, जमीन क्या होती है, किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ इल्म है तो प्लीज मुझे जल्दी बताओ, कि किसी को अगर पता हो कि व्हाट इज लैंड, आपकी नजर में जमीन क्या है। 1 मिनट पूरा दे रहा हूं, बताओ। किसी की नजर में कुछ पता है कि लैंड क्या होती है, जमीन क्या होती है? कोई मुझे डिफाइन कर सकता है? ठीक है बेटा, दुनिया के हिसाब से या एक मुल्क के हिसाब से, एक रियासत के हिसाब से क्या जमीन का फायदा है, जमीन क्या होती है? किसी को कुछ आइडिया है? किसी को कुछ नहीं? इस ओके, चलो मैं बता देता हूँ बेटा। अगर आपने नोट कराओ, ठीक है, खुशकी का टुकड़ा अपनी मलकियत होती है, सर पर सुल्तान उसामा सुल्तानियत के बंदे अरे भाई देखो, एक मैं सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही कहा, सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन बेटा सॉलिड सरफेस का मतलब यहाँ पर यह आता है कि कहीं ना कहीं, ये आपके सामने एक तस्वीर आ रही है, दुनिया, अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए वो सॉलिड सरफेस दुनिया की जहां पे आपको पानी नहीं मिलता, परमानेंटली पानी नहीं होता। अब आप घर में बैठे हो, आपको पानी मिल रहा है, आप पानी के अंदर हो नहीं ना, तो वो जगह, वो ठोस जगह दुनिया की जहां पर आपको पानी नहीं मिलता, ऐसा ज्योग्राफिकली लिहाज से हम उसको बोलते हैं लैंड। अब दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। ठीक है, पहला है आपका सी वाटर जो 70% है, 70% है। उसके बाद आती है लैंड 27%, दुनिया 27% लैंड पे कंज्यूम करती है। ठीक है, और 3% यानी कि 3% जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर। आपको पता चल होगा फ्रेश वाटर का मतलब क्या है, जो पीने का पानी है। ठीक है बेटा, तो यानी कि हम लोग को तो ये एहसास हो गया कि दुनिया क्या है और लैंड क्या है। ठीक है, लेकिन इस दुनिया को ही हमने डायरेक्शनल वे में 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसको बोलते हैं प्राइम मेडिटेरियन लाइंस और इक्वेटर लाइंस। अगर आपको पता हो कि प्राइम मेडिटेरियन लाइंस और इक्वेटर लाइंस ये 2 हिस्से हैं जो हम लोग 4 डायरेक्शंस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से पढ़ते हैं, जो 6, 7, 8 में हम लोग थोड़ा डिस्कस भी करते हैं। यहाँ पूरी मैं चीज़ों को डिस्कस नहीं करूंगा बेटा, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो दुनिया के 8, अब पहले 7 थे, अब पता नहीं कैसे 8 हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 8वां बन गया। तो 8 बड़े आजम जो हैं कॉन्टिनेंट्स, उसमें हम लोग सबसे बड़ा आजम जो है, तो अगर नोट करा, वो क्या है, एशिया के एक छोटे से खित्ते में है, जो इंडिया का आता है, जो साउथ एशिया की तरफ आता है, एशिया के थ्रू दुनिया के हिसाब से। ठीक है बेटा, लेकिन अगर देखा जाए एशिया के हिसाब से हम लोग सेंट्रल एशिया में आते हैं,
जबकि अगर हम लोग दुनिया के साथ देखें तो साउथ एशिया में आते हैं। तो साउथ एशिया का अगर एक नोट किया जाए तो इसी प्राइम मेरिडियन लाइंस या इक्वेटर लाइंस खाते इस्तीवा को अगर मैं आसान लफ्जों में समझाना चाहूं तो उसको हम क्या बोलते हैं आसान लफ्जों में, वो होता है क्या, कंपास। अब कंपास आपने देखा होगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का सबसे अहम है, और ये दो चीजों में, दो हिस्सों में या दो जगहों पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एक है नेविगेशन में और दूसरा है जीपीएस में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में। ठीक है, नेविगेशन आपको पता है लैंड हो, सी हो या एयर हो, जो भी व्हीकल्स होती हैं वो अपने को गाइडेंस के लिए ये इस्तेमाल करती हैं, पहला। और जीपीएस जो हम लोग अपने मोबाइल फोन्स में और गूगल मैप में जो अब एक चीज आ गई है उसके थ्रू हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। अब ये अगर नॉर्थ ईस्ट के दरमियान में कोई इलाका आता है तो हम उसको नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, जो अगर साउथ या साउथ ईस्ट में आता है तो उसको हमको साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में रखते हैं। जो इनके दरमियान में आते हैं इलाके बेटा, हम उनको वैसे ही कंसीडर करते हैं, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ में। ठीक है बेटा, इसी तरह हम लोग कंसीडर करते हैं। अब पाकिस्तान जो है दुनिया के हिसाब से क्योंकि सेंटर में है, लेकिन एशिया के हिसाब से सेंटर में है, दुनिया के हिसाब से साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो लैंड है वो तो फिक्स है, क्योंकि वो कहीं भी हिल नहीं सकती। जब हिल नहीं सकती तो इट मींस कि हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड फिक्स है। ठीक है बेटा, दुनिया के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि अगर 23.35 और 37.05 अगर हम लोग लिखते हैं कहाँ, नॉर्थ में, और अगर देखा जाए तो 60.50 और 77.50 अगर हम लोग ईस्ट में लिखते हैं तो हम लोग के पास घूम फिर कर गूगल मैप पे कहाँ आ जाएंगे, पाकिस्तान में, क्योंकि ये फिक्स है कि लैंड बेटा हमेशा फिक्स रहती है, वो सिर्फ स्ट्रेच हो सकती है, खिंच सकती है, कब, कहाँ, किस वक्त, अर्थक्वेक में, और कहीं डेवलप्ड हो जाते हैं जजीरे, बस वो एक हो सकता है। मगर ये टूटती बहुत कम है, जब तक कि कोई बड़ा वाकया ना हो जाए, जैसे धमाका ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, उससे पहले नहीं होती। ठीक है बेटा, और आपको पता है कि हमारा जो टोटल लैंड कंजप्शन है बीइंग एज अ पाकिस्तानी, उसका पूरा मुरब्बा किलोमीटर, स्क्वायर पर किलोमीटर के हिसाब से 796096 है, जो हमारी किताबों में फिक्स है। लेकिन अब ये घट सकता है, बढ़ नहीं सकता। ये घट सकता है क्योंकि फेडरल की किताबों में 796090 हो चुका है, लेकिन हमारी किताबों में अब तक ये लिखा हुआ है। रीजन यही है कि ग्रांट भी हुआ था और पुरानी किताब है, तो समझ गए होगे। और इसी हिसाब से एमसीक्यूज पूछी गई है आपसे, वो क्या पूछी गई है कि एक टेरिटरी एरिया या रीजन के हिसाब से, यानी कि खित्ता, इलाका या जगह के हिसाब से अगर देखा जाए, पाकिस्तान का जो पूरी लैंड कंजप्शन है किलोमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से, वो कितनी है, 796096। तो इसी तरह से आपसे एमसीक्यूज पूछी जाती हैं। इसी के बाद आपसे पूछे जाते हैं नेबरिंग कंट्रीज। अब मुझे बता सकते पाकिस्तान के हमसाया ममालिक कितने हैं? कोई बता सकता है हमसाया ममालिक कितने? हमारे एतराफ में कितने पड़ोसी ममालिक हैं? कोई बता सकता है? 30 सेकंड दे रहा हूं। 12, आई शाबाश, 4, हाँ बिल्कुल सही। सब यार 4, बिल्कुल सही, सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मोहम्मद अली, जबरदस्त। तो आपने अगर नोट कर लिया होगा कि हाँ 4 है बेटा, और आपने अगर नोट करो, चाइना है, इंडिया है, अफगानिस्तान है और ईरान है। ठीक है बेटा, और एक डूब मरने का मुकाम भी है, लेकिन मैं इसको डूब मरने का मुकाम बोल देता हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने नोट करो है कि अरेबियन सी भी है हमारे पास, समंदरी इलाका भी है। तो बेटा आपने अगर नोट कर लिया हो कि हम लोग लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ठीक है, हमारे पास समंदर मौजूद है, हम लोग पूरे जमीन से घिरे हुए नहीं है। तो चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, ये 4 हैं, और एक अरेबियन सी है। अब आपसे डायरेक्शन पूछ लेते हैं, तो आप एक काम करो, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपकी जो आंसर शीट होती है उसके बैक पेज पे आप पेंसिल से क्या ड्रॉ करो, एक प्लस का निशान, उस पर लिखो पाकिस्तान सेंटर में, और एतराफ में लिख दो चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और अरेबियन सी। तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्लस साइन पे आप नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट लिख दो तो आपको पता चल जाएगा कि चाइना किधर आता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है बेटा, इस तरह ईस्ट और साउथ ईस्ट में क्या आता है, इंडिया आता है, साउथ में पूरा अरेबियन सी आता है, वेस्ट में पूरा ईरान आता है, क्योंकि साउथ वेस्ट पे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे पानी है, तो ईरान जो है पूरा ईस्ट वेस्ट में आएगा। और इसी तरह नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ में क्या आता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और चाइना लैंड लॉक कंट्रीज है। लैंड लॉक का मतलब बेटा कि पूरी जमीन से बंद है, इसमें कोई पानी या कोई समंदर का रुझान नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो एमसीक्यू में हमसे क्या पूछते हैं, चाइना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है, इंडिया जो है ईस्ट और ईस्ट साउथ में, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, ईरान वेस्ट में और अरेबियन सी साउथ में। अब इसी के रिगार्डिंग एमसीक्यूज जो आपसे पूछी जाती हैं वो क्या पूछी जाती हैं बेटा, कि डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या है, अफगानिस्तान, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट क्या है, चाइना। ठीक है बेटा, तो आपको पता चल गया होगा। इसी के बाद अब आपसे पूछी जाती है बाउंड्रीज, हद, हुदूद। अब अगर कोई मुझे बता सकता है कि बाउंड्रीज, आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, पूरा पाकिस्तान का मैप है, 4 ममालिक हैं, ठीक है, बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज बाउंड्रीज, और मुझे बता सकता है?
हाँ बेटा, कोई बता सकता है कि बाउंड्रीज क्या होती है? लाइन ऑफ कंट्रोल, सरहद। हाँ बेटा, सरहद तो होती है, लेकिन डेफिनेशन कैसे लिखोगे? सरहद तो मुझे पता है, मगर डेफिनेशन कैसे लिखोगे? हुदूद। अबे भाई डेफिनेशन, बिल्कुल सही है खलील अशरफ साहब। LOC, बॉर्डर लाइन, बिल्कुल सही। लाइन विच सेपरेट टू कंट्रीज, बिल्कुल सही। लाइन ऑफ कंट्रोल, 3 वर्ड्स में अगर लिखा जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल। किसी भी रियासत की, किसी भी मुल्क की जहां हद बंदी होती है, जहां तक वो हुदूद रखते हैं, जहां तक उनके बॉर्डर्स होते हैं बेटा, जहां तक आपका कमांड एंड कंट्रोल होता है, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी बाउंड्रीज। जिस तरह आपके घर में एक बाउंड्री होती है, कमरे की एक बाउंड्री होती है, तो इसी तरह से आपके मुल्क की बाउंड्री होती है। और पाकिस्तान के क्योंकि 4 ममालिक है, तो आपकी 4 बाउंड्रीज है, लेकिन उस सूरन में 5 है। सी बेल्ट के हिसाब से अरेबियन सी के जहां पे पोर्ट्स होते हैं, तो वो भी बाउंड्रीज कराती है, जिसको हम कहते हैं सी बेल्ट। ठीक है बेटा। तो हमने अगर नोट करा हो कि पाकिस्तान के आपके क्योंकि 4 हैं, तो उसके हिसाब से चाइना, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो चाइना की बाउंड्री लाइन हमारी कितनी आती है? 585, यानी कि यहाँ से अगर शुरू है और यहाँ पे पूरा खत्म हो रही है, तो ये 585 किलोमीटर पे। इसी तरह इंडिया की यहाँ से शुरू है और अगर यहाँ से पूरी होती हुई खत्म हो रही है, तो ये 1610 किलोमीटर पर है। इसी तरह ईरान की अगर देखा जाए तो 800 किलोमीटर है, यहाँ से शुरू और यहाँ पे खत्म। ये यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हो गई। और यहाँ से अगर पूरी अगर देखा जाए, सबसे बड़ी जो बाउंड्री आती है वो किसके साथ आती है? अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि यहाँ से चौड़ाई निकल आई है, जरा धूम निकल आई है, तो इस वजह से। ठीक है ना। तो आपने अगर नोट करो कि हेनरी मोहम्मद ड्यूरन लाइन कहलाती है, जो 1893 में और 1898 तक ये पूरी कंप्लीट हुई थी। जो अमीर उस वक्त के थे अफगानिस्तान के, अब्दुल दुरानी साहब, उनके साथ मिलकर ये पूरा बाउंड्री तय हुई थी, जो हम 8 चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे पूरा। तो अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पूरी लाइन जो है वो कितनी है? 2252 किलोमीटर पर। ठीक है बेटा। अब इसी तरह अगर देखा जाए तो सिंध से लेके ग्वादर यानी कि बलूचिस्तान के जवार तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे सीड बैंड मिला है, इसकी जो पूरी बाउंड्री लाइन है वो कितनी है? 1050। ठीक है ना, 1050 पर है। ठीक है, किलोमीटर। लेकिन अगर कराची पोर्ट से लेके, कराची पोर्ट से लेके गवादर पोर्ट तक, कराची पोर्ट से लेके गवादर पोर्ट तक, फिर मैं बोल रहा हूँ कराची पोर्ट से लेके गवादर पोर्ट तक, यहां तक अगर कोई सी बेल्ट बाउंड्री आएगी तो वो कितनी होगी? 800 किलोमीटर। ठीक है बेटा। सबसे ज्यादा अगवान की है, बेटा सबसे ज्यादा अगवान की है। ठीक है ना। तो यहाँ वो आपको पता चल गया होगा, तो ये आपकी होगी बाउंड्री लाइंस। और इसी के हिसाब से आपसे क्या पूछते हैं? MCQs। तो बॉर्डर ऑफ ईस्ट क्या आता है? इंडिया। बॉर्डर ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या आता है? अफगानिस्तान। बॉर्डर ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में क्या आता है? चाइना। लेकिन इससे ही पूछ लेते हैं कि किलोमीटर कितना है, तो आपको किलोमीटर का भी मैंने बता दिया है। ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी के हिसाब से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन विद अदर कंट्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसी होगी, अब हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये मैं पूरा 8 चैप्टर में पूरा डिस्कस करूंगा रिलेशंस। ठीक है। अभी सिर्फ पाकिस्तान की अहमियत बता रहा हूं मैं, इसकी लोकेशन। तो आपने अगर नोट करा हो कि पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन यानी कि लोकेशन ऑफ इंट्रोडक्शन में अगर आप देखो तारुफ में, तो उसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी डिस्कस किया। लेकिन असल में ये सेंट्रल एशिया है दुनिया के हिसाब से। सेंटर क्यों है? क्योंकि ये पूरा यूरोप को एशिया के साथ और एशिया को यूरोप के साथ मिलाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है पाकिस्तान। अगर देखा जाए तो सेंटर में, इसके बाद क्या आ रहा है? पर्शियन गल्फ आ रहा है, ये गल्फ आ गया बेटा। इसके बाद मिडिल ईस्ट आएगा, फिर उसके आगे यूरोप आएगा। तो अगर यूरोप को पूरी ट्रेडिंग करनी है एशिया में आके, एशिया में आगे करनी है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, जापान, ये सब में करनी, तो उसको पहले किससे पूछना पड़ेगा? पाकिस्तान से। और एशिया को फिर किससे पूछना पड़ेगा? पाकिस्तान से। यूरोप में अगर करनी है, क्योंकि सेंटर में बैठा हुआ है, समंदर भी इसके पास है, हवा भी इसके पास है, एयरवेज और प्लस लैंड भी। तो इंडिया जो भी तिजारत करेगा वो पाकिस्तान से पहले पूछेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की, पहली बात। दूसरी बात, अगर इंडिया के साथ देखा जाए तो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, बीइंग एज ए इंपॉर्टेंस। अगर आपने नोट कराओ कि कहीं ना कहीं कि हमारे साथ जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट जो इंडिया के साथ जो रुझान आता है बेटा, वो कॉन्फ्लिक्ट में होता है, तनाज़ात में। अब तनाज़ात इसलिए क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर फ्री जोन नहीं है। पहला तो सबसे पहला इशू तो कश्मीर का ही है, तो कश्मीर इशू तो पहले ही है, उसको तो हम पहले ही डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो वो तो है ही है। लेकिन उसके बाद न्यूक्लियर फ्री जोन का आता है कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं, हम लोग एटॉमिक पावर्स हैं। तो इंडिया ने 1974 में पोखरा के मुकाम पर धमाका किया था, हमने चगाई के 1998 के मुकाम पर धमाका किया था। तो आपको अगर पता होगा तो कहीं ना कहीं कलभूषण इंटरनेशनल अफेयर्स, हाँ बेटा इंटरनेशनल लॉ का भी है, मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा एंड में। ठीक है। तो आपने अगर नोट करा हो कि इंडिया के साथ ये तनाज़ा है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फ्री जोन है, क्योंकि यहाँ पे विंड प्रेशर का यानी कि विंड बैड्स हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पे धमाका नहीं कर सकते, वरना न्यूक्लियर रेडिएशन हर जगह फैल जाएगी। इसलिए दोनों ने धमाके अंडरग्राउंड किए थे, तो ये एक सबसे बड़ी बात है।
तो आपको पता होना चाहिए। प्लस सबसे अहम बात, इंडिया के साथ हमारा एग्रीकल्चर निज़ाम चलता था जिसमें हमारा ट्रेडिंग चलती थी, ई कॉमर्स की ट्रेडिंग चलती थी, जो अब खत्म हो गई है। ई कॉमर्स इंटरनेट का जो आपको पता है वो पूरा चाइना में शिफ्ट हो गया अलीबाबा के थ्रू, द्रास का, तो वो एक अलग ही है। तो ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट भी इंडिया के साथ था, अब वो खत्म हो गया है। तो आपने अगर नोट करो कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तनाज़ात की वजह से हमारे ताल्लुकात अब इंडिया के साथ अच्छे नहीं है। अब चाइना पर आ जाए तो चाइना के साथ हमारे आयरन ब्रदर्स हैं, ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का कॉन्सेप्ट है, डिफेंस का कॉन्सेप्ट है। सबसे अहम बात अगर आप नोट करो तो बेटा सी पैक का कॉन्सेप्ट आ गया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग एग्रीमेंट है $175 बिलियन का। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से चाइना के साथ हमारे ताल्लुका बड़े अच्छे हैं। और क्योंकि यूएन का परमानेंट काउंसिल मेंबर भी है चाइना, तो हमें वो सपोर्ट करता है यूएन में, तो ये भी एक है। तो ये आप लिख सकते हो, बहुत आसान है, लिख सकते हो बेटा। प्लस अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुका शुरू शुरू में अच्छे नहीं थे, ठीक है ना, उससे मैं एक्सेप्ट भी नहीं किया था। प्लस सबसे अहम बात यहाँ पर ये होती है कि अफगानिस्तान के साथ बाद में 1979 में हमारे ताल्लुका अच्छे हो गए थे। रीजन क्योंकि अफगान वॉर एंड पे थी और रशिया और वो अमेरिका का जो पूरा चक्कर था उसमें पाकिस्तान ने सबसे अहम किरदार अदा किया था, ये भी हमें पता है। प्लस सबसे अहम बात, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, तो उसमें ट्रेडिंग का जो सी का निज़ाम है वो अफगानिस्तान के साथ रखा हुआ है। और प्लस सबसे अहम बात कि आपको पता है कि टबैको में, मेडिसिन में सबसे ज़्यादा अहम जो पहले नंबर पर आती है अफगानिस्तान की आती है, तो वो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में पाकिस्तान अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की आती है, ये भी एक बड़ा निज़ाम है। रग्स एंड कारपेट्स का भी आता है, फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का भी सबसे मेन कॉन्सेप्ट चलता है। खैबर पास जो अफगानिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट पास है, पाकिस्तान के साथ रुजू होता है, वो भी है, वो भी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट ही आता है। तो 9/11 के बाद भी अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुक अच्छे, तो आप लिख सकते हो बेटा 9/11 के बाद, क्योंकि आपको पता है तालिबान का जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म करने में पाकिस्तान का अहम किरदार था। तो ये एक है, ये है, आप उसको मानो ना मानो लेकिन हकीकत है। और इसी के हिसाब से अगर ईरान के साथ ताल्लुकात देखे जाएं तो ईरान के साथ हमारे ऑयल के ताल्लुकात तो हैं ही रिच। प्लस जायरीन जर्नी आपने अगर देखा हो, इराक में करबला के मैदान में शिया सेक्ट के जितने भी लोग हैं वो यहीं से ईरान और ईरान से इराक जाते हैं, तो उसका भी एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है, ठीक है ना। और उसको पता हम आरसीडी रोड भी बोलते हैं, जो हम आगे चल के एक चैप्टर में पूरा डिस्कस भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को नोट करना पड़ता है। प्लस सबसे अहम बात, ईरान के साथ गैस, ईरान जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है 2003 से 2013 तक का, वो भी कॉन्सेप्ट भी चल रहा था, वो भी खत्म हो गया, लेकिन है वो भी एक रहा। ईरान के साथ हमारे जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, ट्रेडिंग है, कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ अभी तक चल रहा है। इवन के रग्स एंड कारपेट्स का बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट चलता है ईरान में, टूरिज्म का कॉन्सेप्ट चलता है पाकिस्तान का, तो ये आप लिख सकते हो। प्लस अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, हाँ कहीं लिखा हुआ है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान बेटा याद रखना। ताजिकिस्तान को मैं इसलिए यहाँ पे कंफर्म अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ताल्लुकात अभी वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे, ठीक है। तो यही वो रीजन है। तो मैं अभी इन चारों को डिस्कस कर रहा हूँ कि रशिया से ये टूटी हुई कंट्रीज हैं, चारों की चारों मुस्लिम कंट्रीज हैं। और प्लस सबसे अहम बात, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ, ये सबके साथ चलता है हमारा ऑयल बेस पे, वो तो चल ही रहा है, ठीक है ना, वो तो ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा है। लेकिन अजरबैजान तुर्कमेनिस्तान के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का भी कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के साथ चल रहा है, ये एक हो गया। दूसरा क्लोथिंग का, क्लॉथ का, कॉटन का, ट्रेडिंग का, एग्रीकल्चर का, ये पूरा निजाम अजरबैजान तुर्कमेनिस्तान के साथ चल रहा है। और आपने अगर नोट कराओ कि हाँ सबसे अहम टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो जितने भी आपने अगर नई टेक्नोलॉजी देखो एज अ फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, तो इनके साथ चल रहा है। तो बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है। सऊदी अरेबिया के साथ वो तो हमें पता है, हज का कॉन्सेप्ट, जायरीन का, वो तो चल ही रहा है। प्लस आपको पता है सऊदी अरब ने हमें एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन एक्सेप्ट 1949 में किया था, उससे पहले नहीं किया था, लेकिन कर लिया था, तो ये बड़ी बात है। और आपको पता है शाह फैसल का पूरा कॉन्सेप्ट रहा है कि फैसल मस्जिद उन्होंने यहाँ बनाई, इस्लामिक रिसर्च पूरी यूनिवर्सिटी जो थी इंटरनेशनल वो यहाँ पे बनाई पाकिस्तान में मुशावरत से। कश्मीर इशू पे बड़ा अहम टॉपिक में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। प्लस आपने अगर नोट करो डिफेंस सिस्टम में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की सबसे अहम डिफेंस फोर्स चलती है, इसको पीस फोर्स भी बोलते हैं हम लोग, तो ये एक है यूएन पीस फोर्स, तो ये एक चलता है। और प्लस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, मुत्तहदा अरब अमारात के साथ हमारा कॉन्सेप्ट जो चलता है बेटा, अगर आपने अगर नोट करा हो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, गोल्ड का सबसे अहम कॉन्सेप्ट है, स्पोर्ट्स का शारजा और दुबई का, इवन के फैमिली फेस्टिवल्स का जो कॉन्सेप्ट बताया दुबई का, वो भी पाकिस्तान के ज़ायरीन वहाँ पे जाते हैं, बाकायदा सर्विसेज का, ट्रेडिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है। तो आप ये सब इंपॉर्टेंस लिख सकते हो पाकिस्तान की, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप थोड़ा थोड़ा भी लिख दोगे ना बेटा इन्हीं ममालिक से, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग को इर्द गिर्द के ममालिक से लिखना है। हमने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के इतना नहीं करना है, क्योंकि हमारा लिखा हुआ है नोट्स में, कुछ नोट्स में लिखा हुआ था, तो बेटा इतना नहीं। जो मेजर कंट्री जो हमारे आजू बाजू हैं पड़ोसियों में, हमने उनका लिखना है, हमारी लोकेशन के हिसाब से हमें लिखना है कि हम कहाँ बैठे हैं, हम लोग से आगे नहीं बढ़ना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंस थी
ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कौन सा होता है आपका, पॉलिटिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। एडमिनिस्ट्रेटिव आपको पता है सियासी ढांचा जो है हमारा, ठीक है ना, सियासी इंतजामी ढांचा जो है पाकिस्तान का बेटा, वो दो हिस्सों में, एक है फेडरल सेंट्रल जिसको हम कहते हैं वफाकी या मरकजी, और दूसरा हम लोग कहते हैं क्या, प्रोविजनल, सूबाई के लिहाज से, सूबों के लिहाज से। तो हमने अगर नोट करो कि हमारी हुकूमत इन्हीं पर डिपेंडेबल होती है। जब इन पर डिपेंडेबल होती है तो हम आगाज कहां से, सेंट्रल और फेडरल से, यानी कि फेडरेशन मरकजी या आपकी वफाक से। अब वफाक के हिसाब से अगर देखा जाए तो फेडरेशन को हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, क्योंकि आप टीवी पे ये एक बिल्डिंग देखते हो, ये वाली बिल्डिंग जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना बेटा, ये बिल्डिंग ऐसी होती है कि ये दोनों देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। प्लस हम लोग को ये तो दिख रहा है कि ये पार्लियामेंट हाउस है, पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस, मतलब जो शूरा को कहते हैं, ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जिसमें दो ऐवान होते हैं। आपने अगर नोट कराओ, दो ऐवान से मुराद यहाँ पर अगर देखा जाए, हो गया, तो अगर आपने अगर नोट कराओ बेटा, तो यहाँ पर जो सुप्रीम काउंसिल होती है वो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रही होती है कि ये जो पूरी पार्लियामेंट हाउस है, ये पूरी पार्लियामेंट हाउस, इसका हिसाब ये होता है कि अपर हाउस और लोअर हाउस में दो हिस्सों में बटी हुई होती है। एक सेनेट होती है और एक नेशनल असेंबली होती है। नेशनल असेंबली कौमी असेंबली को बोलते हैं, सेनेट जो है सेनेट ही बोलते हैं। ये बाला 10 ऐवान होती है और वो निचले ऐवान में होती है, ठीक है ना बेटा। अब ऐवान बाला और ऐवान निचला यानी कि जो दौरानी अजहरी जो होता है, उसके हिसाब से ये दोनों मेंबरान फेडरेशन में आते हैं, क्योंकि नौ मुंतखब होते हैं, कानून साजी में इनका नाम होता है। आपको पता है ना 1970 के आइन में हिसाब से बाई कैमरा फेडरल लेजिस्लेचर काउंसिल होती है, जिसमें सेनेट और नेशनल असेंबली होती है। अच्छा, नेशनल असेंबली के अगर नुमाइंदों को अगर देखा जाए तो हमारे कितने टोटल 342। अब 342 के हिसाब से अगर मैं अगर इसको नोट करूं कि 342 मेंबर्स हैं टोटल, 342, उसमें से 272 मैन होते हैं, आदमी होते हैं, जो डायरेक्टली अपॉइंटेड होते हैं किससे, अवाम से। वो आके बैठते हैं नेशनल असेंबली में और उसी को चूज करते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उन्हीं में से। अच्छा, ये न्यूट्रल होते हैं, इसको ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। प्लस सबसे अहम बात कि पाकिस्तान पहला मुल्क एज इस्लामिक कंट्री इसमें 70 रिजर्व सीट की रही हैं, 70 सीटें जो हमने रखी गई हैं, मुंतखब की हैं, वो किससे की हैं, वुमेन्स, औरतों के लिए और माइनॉरिटीज अक़लियतों के लिए, ठीक है बेटा। आपको पता है ना पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क है जहां पे पहली वजीर आजम एज अ खातून जो बनी है वो कौन बनी है, बेनजीर भुट्टो, ठीक है ना बेटा। तो यही वो रीजन है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली चल रही है। अच्छा, नेशनल असेंबली के बाद जो सबसे अहम रुझान आता है वो किसका आता है आपका, जो सबसे अहम मुद्दा आता है वो कौन सा है, सेनेट। अच्छा, सेनेट 104 इसके टोटल नुमाइंदे होते हैं बेटा, ठीक है बेटा, 104 हैं। अब 104 में अगर आप नोट करो, उसमें से डायरेक्टली अपॉइंटेड जो होते हैं पूरे डायरेक्टली, यानी कि 9 मुंतखब में जो अपॉइंटेड होते हैं नेशनल असेंबली में, वो अपनी सीट छोड़कर आते हैं सेनेट में। पहले यहाँ पर जुडिशरी के लोग ज्यादातर आते थे, अदलिया के, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हर कोई आ सकता है, हर कोई आ सकता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो टीचर हो, या कोई भी जो अगर ऐवान में आके बैठ गया नेशनल असेंबली में, तो सेनेट की सीट को चूज करते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन वो होते हैं डायरेक्टली क्योंकि आवाम से आए हुए होते हैं। अब उसी में से चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन बनते हैं और ये 3 साल के लिए अपॉइंट होती है। टेन्योर में जब किसी का टेन्योर 5 साल का चलता है तो उसमें 3-3 साल के लिए अपॉइंट होती है। अभी देखो इलेक्शन होने वाले हैं 3 साल, अभी सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें से 3 साल जो 1 साल होता है जो आगे के होते हैं वो एक्टिंग गवर्नमेंट बनती है एज अ क्या करवाना, इलेक्शन के लिए। तो ये वो रीजन होता है कि जिसपे इमरान खान अभी बहुत ज्यादा बोल रहा है, वो एक अलग ही बात है, वो तो उसको हम छोड़ ही देते हैं। तो ऐवान बाला ये होती है। अब इसी के हिसाब से आपके 2 पर्सन अपॉइंट होते हैं, जिसमें पहला नाम आता है आपका कौन सा, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को देखो बेटा, प्रेसिडेंट को, अबे यार क्या हो गया, ये क्यों अटक रहा है। तो प्रेसिडेंट अगर देखा जाए तो सदर मुमलिकत जो अभी करंटली है वो कौन है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। हाँ, जबरदस्त हंसी है क्योंकि डेंटिस्ट हैं तो डॉक्टर हैं, तो अब आप समझ गए होंगे। तो सदर मुमलिकत करंटली ये हैं। इनसे पहले कौन थे, कोई मुझे बता सकता है, इनसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, इनसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे नवाज शरीफ के दौर में। तो शहबाज शरीफ ने अपनी सीट छोड़ दी थी, एज अ चीफ मिनिस्टर वो बन गए थे, तो प्रेसिडेंट कौन थे, कोई पता है। हाँ, ममनून हुसैन साहब, बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो अब आप समझ गए, वो भी नहीं दिखते थे, ये भी नहीं दिखते, तो समझ ही गए होगे। तो क्यों नहीं दिखते वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपने अगर नोट करो कि सदर जो होता है वो रियासत का बानी होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है बेटा, हेड ऑफ द स्टेट। तो कहीं ना कहीं हेड ऑफ द स्टेट है, तो ये आर्मी चीफ से पहले एज अ कमांडर चीफ होता है, क्योंकि अगर मुल्क में कोई नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, कौमी मफाद के ऊपर कोई बात रहती है तो ये डिसॉल्व कर देता है असेंबलीज को, ठीक है ना। लेकिन ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पार्लियामेंट हाउस से, एज अ जो नुमाइंदे होते हैं जिनकी सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं, वो ही सदर मुंतखब करते हैं। ये न्यूट्रल हो सकते हैं, किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन आज के दौर में ये होता है बेटा कि जिसकी सबसे ज्यादा पार्टी होती है उसी का सदर बनाया जाता है। तो हाँ, सदारती निजाम यही है, ठीक है बेटा।
हाँ, सदारती निजाम नहीं है मुल्क में, लेकिन बेटा है, सदर तो है ना, सदारती निजाम नहीं मगर है, वो मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो अगर हम नोट करो तो इन्हीं का काम होता है कि पूरी रियासत के लोगों को और पार्लियामेंट को एक रखना होता है। अगर ये एक रख नहीं पा रहा है, या कहीं तनाजा बढ़ गया है, या वो जिसको दिखता है कि कहीं ना कहीं ये बढ़ जाएगा और मुफाद में नहीं रहेगा, कौमी मुफाद में नहीं रहेगा, कौमी यकजहती में नहीं रहेगा, तो वो असम्बलीज को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन अब ये भी इख्तियार इनके पास नहीं है। तो हमने अगर नोट कर लिया हो कि क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। अगर आपने नोट कराओ कि अभी आ गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम, आपको पता है करंटली इमरान खान न्याजी साहब हैं, बड़े खूबसूरत माशाल्लाह। तो आपने अगर नोट कराओ कि ये बन गए, अब इनका काम क्या है, इनका काम एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये एज अ हुकूमत के बानी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब ये हो गया बेटा कि जितने भी अफसर आल हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, लोकल गवर्नमेंट, जितने भी प्रोविजनल मिनिस्टर, उन सबसे बाला तर जो है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और इनके पास अख्तियार है 23 अमेंडमेंट के बाद कि ये न्यूक्लियर आर्सेनल चला सकते हैं। ये पूछा गया है 2011 में, नहीं 2015 में। तो मैं आपसे बता रहा हूं बेटा कि अब वजीर आजम के पास है, सदर के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे पहले जो थे वो नवाज शरीफ थे, और उनसे पहले आसिफ अली जरदारी थे, जो अपने छोड़कर, वजीर आजम को छोड़कर, सीट छोड़कर कौन बन गए थे, यूसुफ रजा गिलानी। तो हमने अगर नोट करा, वो छोड़े इसलिए था कि वो पढ़े लिखे इतने नहीं थे, और उन्होंने अगर चला दिया कोई बगैर डिसीजन में तो मसले हो जाएंगे। तो ये अब सारे अख्तियार किसके पास चले गए, वजीर आजम के पास। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट काबीना, फेडरल मिनिस्टर सिस्टम, जो दुनिया का, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क के लिहाज से पहले नंबर पर है, जिसके सबसे ज्यादा फेडरल मिनिस्टर हैं कैबिनेट के 47। और आपको पता है कि अभी अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, और उनके फेडरल मिनिस्टर्स अभी सिर्फ 9 ही अपॉइंट हुए हैं, और ट्रंप के दौर में सिर्फ 11 थे। तो उनके 52 प्रोविंसेस हैं, हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, और उसके 47 फेडरल मिनिस्टर्स हैं। तो समझ जाओ फिर क्या होगा, काबीना कैबिनेट कैसी होगी। तो वो आपने पढ़ा था ना 9 में चैप्टर सिविक्स ऑफ पाकिस्तान, तो सिविक्स ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा याद रखना। तो वो करप्शन कहीं ना कहीं। अच्छा, प्लस सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद है करंटली, ठीक है बेटा, अभी के। इनसे पहले कौन थे, आसिफ अली खोसा साहब, और उनसे पहले कौन थे, साकिब निसार साहब। तो ये आपको बता रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये नाम पूछते हैं, एमसीक्यूज में पूछते हैं, तो प्लीज अच्छी तरह याद रखना, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है बेटा, वो फेडरल लेवल में सबसे हाई पर है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से, सेनेट से और कौमी असेंबली से सबसे बालातर, जो सबसे अहम आती है, वो कौन सी आती है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है बेटा, जुडिशरी, इसको बोलते हैं अदलिया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर आती है हाई कोर्ट, 4 होते हैं। हाँ वो ना, हाँ ना, हाँ सही सर, साकिब निसाब, हाँ ठीक है। तो अगर आपने नोट कराओ, 4 सूबे हैं पहले, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से एक एक हाई कोर्ट होती थी, अब 4 हैं, 4 सूबे हैं तो 4 हैं। हमने अगर देखा हो, गिलगित बल्तिस्तान को अभी तक हटाया हुआ है क्योंकि अभी किताब में नहीं आ रहा, तो इसलिए, तो ये रीजन है। तो 4 हैं। आराम में अगर नोट करो, केपी के, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के हिसाब से 4। अब उसके नीचे अंडर में जो काम करती है वो कौन है, डिस्ट्रिक्ट, और उसके नीचे कौन आती है, सेशन कोर्ट, ठीक है बेटा। सेशन कोर्ट, सिटी कोर्ट भी बोलते हैं, उसके नीचे ट्राइब्यूनल्स भी आते हैं। तो ये वो पूरा निजाम चल रहा होता है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि जुडिशरी का पूरा निजाम ये है। और वो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट काबीना के फेडरल मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो सारी मुशावरत किससे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करके सारे कानून को तय कर रहे होते हैं। तो यही वो रीजन है कि ये पूरे का पूरा निजाम चल रहा होता है, फेडरल सिस्टम, ये पूरा फेडरल सिस्टम है। अब आ जाता है प्रोविजनल सिस्टम में, क्योंकि इसके नीचे आ जाएंगे चीफ मिनिस्टर्स। अगर आपने नोट कराओ, ये 4 सूबे हैं तो 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन आजाद जम्मू कश्मीर और आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान, में आपको फिर भी बता रहा हूँ कि क्या पता पूछ लें, तो गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि 5वां सूबा है, आ चुका है, लेकिन नहीं है तो आपकी बुक में नहीं, ये मैं बता दूंगा। तो इनके हिसाब से अगर देखा जाए, करंटली चीफ मिनिस्टर्स अगर देखा जाए तो सिंध का कौन है, मुराद अली शाह, जिन्होंने इस्तीफा दे ही दिया है। अच्छा, तो सरदार उस्मान बुजदार साहब पंजाब के हैं। अच्छा, बुजदार साहब बेटा बलोच हैं, प्लीज, ये अभी पीएससीसी में, यानी कि सर्विस में एमसीक्यूज पूछा गया, सिविल सर्विस टेस्ट में पूछा गया, तो बुजदार साहब बलोच हैं, पंजाबी नहीं है, सिंधी नहीं है, ये बलोच हैं। तो प्लीज अच्छी तरह ना, बुजदार बलोचों की एक ग्रुप में आते हैं, तो वो शायद पता नहीं है। जाम कमाल खान साहब बलूचिस्तान के हैं, और महमूद खान साहब केपी के हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो राजा फारूक हैदर साहब आज़ाद जम्मू कश्मीर के, जो प्राइम मिनिस्टर का एक ओहदा मिल गया तो एक अलग ही बात है। हफीजुर रहमान साहब गिलगित बल्तिस्तान के, जो अभी इससे पहले थे, जो हमारा सूबा में नहीं आ रहा था, तो
किताब में नहीं है बेटा, तो मैं क्या करूं? तो वो एक रीजन है। तो इनका काम क्या होता है बेटा? देखो, ये असिस्ट करते हैं प्रोविजन असेंबली को, मिनिस्टर्स को, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्रोविजन असेंबलीज के जितने मिनिस्टर होते हैं उनको मुतफक्का राय के तौर पर चाहे सूबों का जो अख्तियार होते हैं उनके काम कर रहे होते हैं। और हर डिपार्टमेंट जो सूबों के हिसाब से हेल्थ हो, इंटीरियर हो, सब वो सारे मिनिस्टर्स इनको जवाबदेह होते हैं। चीफ मिनिस्टर को जवाब दे होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि स्मूथली फंक्शन चलता रहे। अब इसके बाद जो सबसे अहम आते हैं वो आते हैं गवर्नर्स। आपने नोट करो, गवर्नर में करंटली जो है वो इमरान इस्माइल साहब हैं, ठीक है ना। फिर मोहम्मद सरवर साहब है पंजाब के। बलूचिस्तान के शुक्र है कोई एक पढ़ा लिखा शख्स आ गया, बैरिस्टर आ गया, अमानुल्लाह खान यसन जई साहब। शाह फरमान साहब के भी केक हैं। इसी तरह अगर आप देखा राजा जलाल हुसैन मकमून साहब जो हैं वो गिलबल्तिस्तान के, मसूद खान साहब आज़ाद जम्मू कश्मीर के। गवर्नर का सिर्फ एक काम बेटा, जितने भी चीफ मिनिस्टर और प्रोविजन मिनिस्टर जो अपना काम कर रहे होते हैं उनकी सारा आगाही किसको देता है? प्रेसिडेंट को। गवर्नर जो होता है वो सारी इंफॉर्मेशन किसको दे रहे होते हैं? प्रेसिडेंट को। और गवर्नर्स का काम भी ये होता है कि अगर अगर प्रेसिडेंट अलाउ करता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी सारे चीजें बताई जाएं, अहकाम दिए जाएं, सब कुछ दिए जाए, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रली बता सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर और प्रोविजनल मिनिस्टर्स क्या काम कर रहे हैं। तो यही वजह है। तो हाँ, हाँ वो खालिद खुर्शीद हैं बेटा। अभी वो 2021 के हैं, 2021 के हैं खालिद खुर्शीद साहब। वो तो अभी इलेक्ट भी तो नहीं हुए, अभी तो इलेक्ट तो होने दो यार, तो सब्र कर जाओ, अभी तो कहाँ निकल गया तुम। तो यही वजह है, यही रीजन है, ठीक है ना। तो अब इनके बाद जो सबसे अहम आते हैं वो आते हैं लोकल गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमत। अच्छा, मुकामी हुकूमत का काम क्या होता है बेटा? कि जो लोकल फंक्शनरीज होती हैं उनके नुमाइंदे जो उनको पूरे चेक कर रहे होते हैं, चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं, तो वो इनके अंडर में आती है। तो ये किसको जवाब दे होते हैं? प्रोविजनल मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स को। लेकिन असल में ये जो पूरी पूरी लॉबी जो आती है लोकल गवर्नमेंट की, वो कहाँ आती है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग का ये जहन बना हुआ है कि मिनिस्टर्स को करते हैं, नहीं। असल हम लोग नाजिम और नाय नाजिम वो एक अभी आएगा, ठीक है ना। तो शहरों के हिसाब से यूनियन काउंसिल होती है, जिसको शहरवान कहते हैं, अर्बन के इलाकों के हिसाब से। और देहातों के हिसाब से हम इसी चीज को लोकल गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चरल वे होता है उसको हम क्या कहते हैं? तहसील कहते हैं। इंग्लिश में यूनियन काउंसिल अर्बन एरियाज में, और उर्दू में तहसील कहते हैं। देहाती इलाकों में मंडल पंजाबी में, और तुलका या तलुका, जैसे तुलका पढ़ता है तलुका बोल देते हैं। तुलका जो पढ़ा जाता है वो है किसके हिसाब से? सिंधियों के हिसाब से, ठीक है बेटा, सिंध के हिसाब से। तो ये डिफरेंट है। और आपने अगर नोट कराओ कि अर्बन के हिसाब से यूनियन काउंसिल कितनी है? 619। और देहातों के हिसाब से कितनी है? 3339, 3339, ठीक है बेटा, 3339 है। अब ये तहसील के हिसाब से, अब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पूरा एक इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। और वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट काउंसिल के, डीएमसी के। पहले क्या था? सीडीजी के था। अब ये क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट काउंसिल हो गया। तो हमने अगर नोट करो, डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के हिसाब से 4 सूबे हैं, उनके हिसाब से शहर है, और शहर के हिसाब से 124 हैं। लेकिन कराची क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी सबसे बड़ा शहर है, इसके 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, साउथ भी है, नॉर्थ भी है, और सेंट्रल भी है। सेंट्रल कौन सा इलाका आता है? हसन स्क्वायर का बेटा। तो प्लीज याद रखना, कराची का सेंटर हसन स्क्वायर है। तो किसी को पता नहीं है तो अब क्या करें, वो एक अलग ही है, तो उसको हटा दो। तो 129, तो 129 डिस्ट्रिक्ट से अब इनको कौन लीड कर रहा होता है? इनको लीड में अगर देखा जाए तो पहले नाजिम होता है, मेयर, फिर नायब नाजिम होते हैं, डेप्यूटी मेयर, फिर उसके नीचे यूनियन काउंसिल या तहसील मेंबर्स होते हैं, और फिर कौन आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स। अच्छा, यूनियन काउंसिल का काम क्या होता है मेंबर्स का? तो बेटा बहुत आसान काम होता है। आपने नोट करा कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बैचलर सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं, ज्यादातर बैचलर सर्टिफिकेट वो होता है जो आप फॉरन में अप्लाई करते हो कि आप कुंवारे हो, तो वो भी होता है। जब आप आओगे ग्रेजुएशन और मास्टर्स में तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको पता है वो यूनियन काउंसिल के कमिश्नर्स होते हैं जो नीचे बैठे हुए होते हैं, जो हमारे मरकज में होते हैं। आप देखोगे यहाँ पे पीआरसी और डोमिसाइल बनाने का इन्हीं का हक होता है। और फिर इनके बनने के बाद बे फॉर्म बनता है, बे फॉर्म पहले बनता है, फिर मुनादरा से सर्टिफाइड होता है। अब नादरा एक इदारा आ गया जो आपकी बुक में नहीं आ रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स में आता है। वही क्या बनाते हैं? CNIC, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यह बनता है। फिर आपका पीआरसी बनता है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और फिर डोमिसाइल सिटीजनशिप बनती है। डोमिसाइल को हम सिटीजनशिप कहते हैं बेटा। उसके बाद फिर आपका CNIC बनता है, लेकिन हम लोग पहले ही CNIC बे फॉर्म में बना लेते हैं, तो एक अलग ही किस्सा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें चल रही होती, ठीक है बेटा। तो अगर आपने नोट कराओ कि यूनियन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेन जो यही होता है, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है वो मेयर देख रहा होता है, क्योंकि अभी पूरे के पूरे इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के पास हैं सारी चीजों के। तो मेयर का कोई काम ही नहीं है, तो वो उसकी एक सिर्फ सीट ही है, और उसका काम ही है कि सिर्फ कचरा उठा ले, तो यही सब कुछ है। तो ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। और आपने अगर नोट कराओ कि अभी के जो आपके जो रिसेंट जो मेयर हैं,
अगर मैं 4 मेजर सिटीज के नाम बताऊं, जैसे जिसमें पहला कराची आता है, तो उसमें जो मेयर रह चुके हैं, क्योंकि अभी लोकल गवर्नमेंट के वापस से इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें जो पहले मेयर रहे हैं वो वसीम अख्तर साहब रहे हैं, और डेप्यूटी मेयर शायद ही किसी को पता हो, वो डॉक्टर अरशद वोरा साहब थे। कभी देखा हो, कभी मिले हों तो शायद। हाँ, कमाल ही कमाल है। ठीक है बेटा। और आपने अगर नोट कराओ कि जो लाहौर के मेयर हैं और उसके जो बाकी डेप्यूटी मेयर के पूरे अख्तियार जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास हैं, तो उस्मान बुज़दार साहब देख रहे हैं, तो मुबशर जावेद साहब लाहौर के हैं, ये मेयर रह चुके हैं। प्लस जो पिशावर के थे वो मेयर जो थे अरबाब आसिम खान साहब थे, आपको पीटीआई के दिख ही रहे हैं। अच्छा, फिर कौन थे? जो डेप्यूटी मेयर थे वो सैयद कासिम अली शाह थे, ये भी पीटीआई को पहले कर रहे थे। अगर आपने नोट करा हो कि हाँ, जो कोयटा के थे, जो कोयटा के सबसे अहम आ रहे हैं, उनमें डॉक्टर करीमुल्लाह काकर साहब आ रहे हैं, और डेप्यूटी मेयर जो थे वो यूनुस बलूच साहब थे। चलो ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि लोकल गवर्नमेंट का क्या निसाब चलता है। ठीक है बेटा। तो अगर आपने अगर नोट कराओ कि इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ आती है वो है ब्यूरोक्रेसी। जब ब्यूरोक्रेसी, शाही नौकर, अगर आपने देखो शाही नौकर, ये गवर्नमेंट फंक्शनरीज होते हैं जो रिटायर्ड भी होते हैं और जो हुकूमत में भी होते हैं, इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं चीज़ों को, सरकारी मुलाजिम होते हैं, और इनके साथ मिलकर नॉन इलेक्टिव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि गैर इख्तियारी सरकारी काम भी काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर अब देखा जाए तो जरदारी के दौर में एक सबसे अहम किरदार अदा किया था मलिक रियाज ने। बहरिया टाउन का कॉन्सेप्ट, रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट जो लिया था, वो भी ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बना के दी थी गवर्नमेंट को। बेटा याद रखना है। तो ये भी होते हैं। अब इनको 4 हिस्सों में बांटा हुआ होता है, 4 डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट डिपार्टमेंट, जो फेडरल मिनिस्टर्स देखते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस, जो मिल्स होती हैं जो हुकूमत के अंडर में आ रही होती हैं, जैसे पीआई हो गया या कोई भी इदारा हो गया, उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी होती हैं, जैसे नैब हो गया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एफआईए वगैरह वगैरह एजेंसीज जो होती हैं, एफबीआर, ये सारी की सारी चीजें उनको देख रही होती है। और रेगुलेटरी कमीशन जो होता है वो कौन देखता है? फेडरल प्लानिंग सिस्टम, जो आपका इंश्योरेंस सिस्टम होता है, बैंकिंग सिस्टम होता है, वो रेगुलेटरी कमीशन देख रही होती है। ठीक है बेटा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया। तो इनके सब नुमाइंदे मिलकर ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है ना बेटा। तो ये सारे मिलकर गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है एज अ सेक्रेटरी और हेड। हर डिपार्टमेंट के हिसाब से प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इन डिपार्टमेंट्स को देखने के लिहाज से। तो आपको प्रेसिडेंट अभी तो ना पहले दिख रहा था ना अभी दिख रहा है, तो मैं ज्यादा छेड़ूंगा नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो होम डिपार्टमेंट होता है, जिसमें आपको पता है कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज में जो सबसे अहम आता है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। फिर डीआईजी होते हैं। डीआईजी आप समझोगे डिस्ट्रिक्ट होता है, लेकिन उसके अंदर एडिशनल होता है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होता है। फिर डीपीओज होते हैं, आपको पता है ना, ये भी डिस्ट्रिक्ट में आ गए, लेकिन पहले ये थे स्टेशन पुलिस ऑफिसर्स, एसपीओज होते थे, अभी डीपीओज हो चुके हैं। ठीक है ना। तो यही वजह है। फिर उसके बाद अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट देखा जाए तो सेक्रेटरी लीड कर रहा होता है, फिर उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी होता है, फिर उसके अंदर डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है, फिर उसके नीचे होते हैं कौन? एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, ईडीओज, जो एग्जाम्स के दौरान आपको देखा होगा कि बैठे हुए होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, हर स्कूल के हिसाब से, हर एक कॉलेज के हिसाब से बैठे हुए होते हैं, और वो फिर सारे टीचर्स उनको गाइड कर रहे होते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने इम्तिहान हो रहे हैं, कितने बच्चे हैं। तो ये फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे होते हैं, वो हेड ऑफ फाइनेंस होता है, वो लीड कर रहा होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ होता है, फिर डायरेक्टर जनरल हेल्थ होता है, फिर ईडीओज होते हैं, अगेन एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं एजुकेशन वो हेल्थ के। ठीक है बेटा। तो वो हेल्थ के हिसाब से आरएमओस कहलाते हैं, जो गवर्नमेंट में होते हैं। सिविल अगर हॉस्पिटल गए होगे तो आप तो शायद आपको पता हो। तो प्लस फेडरल प्लानिंग कमीशन, जो 5 साल का पूरा प्लानिंग कमीशन बनता है, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन जो कहलाता है बेटा, उसके चेयरमैन हेड होते हैं, और वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि कितनी हमने इंपोर्ट करनी है, कितनी एक्सपोर्ट्स करनी है, इंक्रीज कितनी करनी है, खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है, खसारा जो होता है अवामी खसारा, वो कितना कम करना है, कर्जे कितने कम लेने, डेट्स कितने कम लेने, कितने भरने, ये सब इनके ऊपर होता है, फेडरल प्लानिंग कमीशन का। इनमें भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए होते हैं। तो अब अंदाजा लगाओ, एक सिंपल सी बात, माजरत, इमरान खान अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये नीचे के सारे लोग होते हैं बेटा, तो सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो कहीं फंक्शनरीज काम करते हैं, पूरा मुल्क फिर चलता है। अब आप नोट कर रहे होगे कि ये पूरा सियासी निजामी ढांचा है, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को बनाने में अगर आप देखो तो सारी पार्टी, सारे लोग मिलकर काम करते हैं। जब आपके मुल्क के अंदर काम करते हैं ना, मुल्क के लिए, तो फिर जाके ये सारे आगे बढ़ता है मुल्क। वरना अगर एक एक को अगर देखा जाए तो फिर तो हो गया काम। अब आपको बात समझ में आ रही? थोड़ा तो समझ गए होगे कि हाँ। तो बेटा पीएम की जरूरत, देखो मैं मिसाल दे रहा हूँ, देखो मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपको थोड़ी देर में जवाब। आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी ना कि हमारा सियासी ढांचा क्या है। तो ये पूरा हर मुल्क का होता है, सिर्फ हमारा नहीं है, ये हर मुल्क का होता है।
ठीक है। तो हर मुल्क का होता है ना, तो इट मींस हमने पॉलिसीज ऐसी बनानी होती हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री होती है ना बेटा, खारजा पॉलिसी, वो हम 8 चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। जब मैं आपको कह रहा हूँ ना नेशनल डेवलपमेंट जो होती है इकोनॉमिक प्लानिंग, ये हम चैप्टर 8 में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर नोट कराओ कि ये पूरी चीजें तय करते हैं हम लोग, और ये किस पे तय कर रहे होते हैं? सेंसस पे, मर्दमशुमारी पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैंने अभी से पहले नहीं बताया किसी को, लेकिन आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, सेंसस ही नोट करवाते हैं कि कैसे करना है। जब सेंसस ही नहीं होगा तो हर कोई करप्शन होगी। याद आ रहा है वो सिविक्स 9 का चैप्टर 11 सिविक्स ऑफ पाकिस्तान में करप्शन, याद आ रहा है? तो ये सारा निजाम फिर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास कोई रिकॉर्ड सिस्टम नहीं। जब कोई रिकॉर्ड सिस्टम नहीं है तो ये सारी फंक्शनरीज काम नहीं करती। अब आ रही बात में, तो अकेला पीएम कुछ नहीं कर सकता। बात में आ गई? अगर अब कोई सवाल है तो पूछो, जैसे आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि पीएम की जरूरत नहीं है, बेटा है, जरूरत है। वो इसलिए गवर्नमेंट को चलाने के लिए कोई ना कोई तो नुमाइंदा ना, चेक एंड बैलेंस के लिए। जब चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा तो फिर क्या? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, कैसे बेहतर होगा पाकिस्तान? बेटा बहुत आसान है, सब अपने अपने काम सही तरीके से करें, गुर्बत खत्म हो जाएगी, करप्शन उस वक्त खत्म होगी कि खुद का ईमान पक्का हो जाए। हाँ, और दूसरा चेक एंड बैलेंस हो, कि एक को दूसरा नोट कर रहा हो और दूसरा पहले को नोट कर रहा हो, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हम करते नहीं, वो एक अलग बात है। और सबसे बड़ी बात है हम लोग इस्लामिक स्टेट है, इस्लामी रियासत है, तो बेटा इस्लाम में तो ये गुनाह होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना बेटा? तो आपके कोई सवाल है तो प्लीज पूछो, आप लोग के पूरे 5 मिनट हैं, पूछो। सर सेनेट के लिए इलेक्शन होते हैं, अभी होने वाले हैं, फरवरी में होने वाले हैं। पहले मार्च में होते थे, फरवरी में होंगे, तो होंगे। सर अटेंडेंस लगा दीजिएगा मेरी। ओके, नहीं लगा रहा, नहीं लगा रहा अब्दुल राफे, तुम्हारे तो एक ही है, एक ही चीज रहती है तुम्हारे को कि अटेंडेंस हो जाए बस। भाई अटेंडेंस तो हो गई, समझ में आया? अच्छा, पाकिस्तान ने कर्जा कैसे लिया था? वो 1951 में लिया था बेटा, मैंने बताया भी था शायद, मैंने बताया भी था 1951 में पहला कर्जा लिया था हमने। सर अफगानिस्तान से कैसे सही हुए ताल्लुकात? बेटा वो 9/11 के बाद हुए, उस 9/11 के बाद हुए, हम लोग उसको बोलते हैं 1979 में, वो तो हम 8 चैप्टर में पूरा डिस्कस भी करेंगे। ऐसा इस्लामिक स्टेट है तो इस्लामिक गवर्नमेंट क्यों नहीं है? इस्लामिक गवर्नमेंट है तो सही बेटा, लॉज नहीं है, लॉज भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लॉज भी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, अमल नहीं है। अच्छा सर, लोग पीएम क्यों ब्लेम करते हैं अगर गलती दूसरे मिनिस्टर की है तो बेटा मिनिस्टर्स, हम आवाम भी तो नहीं पूछती ना, हमारी तो गलती है। मिनिस्टर्स तो दूर की बात है, हवाम ही नहीं पूछती मिनिस्टर से तुम लोगों ने करा है किया है, भाई हमने तुम्हें अपॉइंट किया, तुमने क्या किया है, तो हम नहीं पूछते। अच्छा सर, सरदार सेनेट को इलेक्ट क्यों करते हैं? सर जी समझ तो आ गया, बहुत अच्छा आया, थैंक यू बेटा, समझ में आया तो सही, लेकिन अमल भी हो ना, असल तो अमल है। अच्छा एक मिनट ना बेटा, मैं आप लोगों को जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट सवाल। हाँ, अच्छा सर, लेटेस्ट लोगों के नाम याद करने हैं एमसीक्यूज के लिए? यस बेटा, लेटेस्ट लोगों के करंट अभी नाम याद करने हैं। सर इतने, ये पूरा सिस्टम कैसे याद करेंगे? बेटा याद हो जाता है, आसानी से याद हो जाता है अगर तुम लोगों ने समझा सही। देखो पहले होते हैं फेडरेशन, फेडरेशन में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आता है, फिर उसके नीचे कौन आते हैं? चीफ मिनिस्टर, फिर उसके नीचे कौन आते हैं? आपके गवर्नर्स, फिर उसके नीचे कौन आते हैं? लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में आपको पता है मेयर और डेप्यूटी मेयर्स होते हैं, वो चला रहे होते हैं। वो चलाने के बाद फिर सेक्रेटरीज आते हैं। मैं सेक्रेटरीज को इसलिए पूरा डिस्कस नहीं किया कि ताकि आपको ज्यादा ना पता हो, जो कॉमन बातें वो पता हो, कॉमन बात पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा? सर नोट्स में इतना शॉर्ट है क्यों? तो बेटा देखो शॉर्ट इसलिए है क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए मैंने नोट्स नहीं बनाए। नोट्स इसलिए क्योंकि नोट्स में इसलिए शॉर्ट है क्योंकि सवाल कम पूछा जाता है, पूछा कम जाता है, लेकिन एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो सर अटेंडेंस इसलिए क्योंकि सर सोहेल अहमद के पास नोई झूठी जाती है तो। अच्छा ठीक है बेटा, सही है अब्दुल राफे, ठीक है सर, अटेंडेंस का कोई मसला नहीं, अटेंडेंस लग गई होगी। ठीक है बेटा अब्दुल राफे। अच्छा रेहान साजिद, सर आप इलेक्शन में खड़े हों और सही कर दें पाकिस्तान। बेटा मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, पाकिस्तान का मैं पूरा निज़ाम ही चेंज कर दूंगा, तुम्हें पता नहीं है, मुझे इसलिए कोई लेना भी नहीं चाहता पार्टी में, छोड़ दो, वो एक अलग ही मसला है। सर सिंध के सीएम ने इस्तीफा दे दिया, यस मुझे पता है, मुराद अली शाह ने इस्तीफा दे दिया, खलील अशरफ साहब, वो इसलिए क्योंकि बिलावल भुट्टो वो भी नहीं चाह रहा कि वो आए अच्छा सर, भुट्टो ने 1973 में ईरान के साथ 100 साल का मुआहदा किया था, क्यों किया? अच्छा बेटा 100 साल का मुआहदा नहीं किया था उन्होंने, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था ट्रेडिंग का। अगर पाकिस्तान को ट्रेडिंग तो मिले ना, ट्रेडिंग ही नहीं होगी तो तिजारत नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो उसने बड़ा सोच समझ के मुआहदा किया था कि ईरान क्योंकि ना हमारा पहला मुल्क था जिसको हमने एक्सेप्ट किया था, तो इसलिए वो इसलिए किया था। तो सीएम, अच्छा तो कर देना सर। नहीं मैं नहीं करूंगा, रहना अभी नहीं करूंगा, समझा करो, अभी नहीं, एक वक्त आएगा जब करेंगे। सर ज्योग्राफी कितना परसेंट आता है पेपर में? बेटा ज्योग्राफी आता है मेरे ख्याल से 3 to 4%, 3 to 4% आता है, से ज्यादा नहीं आता, बहुत ही कम, ना होने के बराबर आता है। जैसे उर्दू का पूछ लिया, उर्दू की इंपॉर्टेंस पूछ ली, जो पूछ पूछ के थक गए, लेकिन अभी तक उसका अहमियत नहीं जानी हमने,
वो एक अलग ही है। फिर कल्चर का थोड़ा पूछ लेते हैं, थोड़ा लोकेशन का पूछ लेते हैं। अच्छा, अगला सीएम कौन होगा? बेटा अभी उसको छोड़ो, सीएम का मुझे भी नहीं पता। सीएम तो मुझे पता है कौन है, मगर अभी नहीं बताऊंगा, समझा करो, फजूल है वो, बात फजूल है यहाँ पर। सर तो अब कौन है सिंध का सीएम? अरे भाई अब छोड़ दो, सीएम को छोड़ दो, पता चल जाएगा। सर डैम फंड्स कहाँ गए? अबे भाई डैम्स का तो मैंने बताया ही नहीं, तो फंड्स कहाँ से आ गए? फिर यहाँ साजिद ने उल्टी, भाई टॉपिक से रिलेटेड बात करो। अगला सीएम कौन होगा नहीं पता। सर सैयद गनी की जगह खान है जो आपने औहदे बताए हैं। हाँ वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो सर, हाँ सैयद गनी के हैं वो अलग छोड़ो, हाँ वो छोड़ो। अच्छा मोहम्मद खलील अशरफ, सर आप लग जाएं। अबे यार खलील बाद में, बाद में, ये सारी बातें बाद में। सर अगला पीएम कौन होगा? अबे पीएम को छोड़ो, अभी अभी टॉपिक में जो बात समझ में आ गई वो पूछो। टॉपिक में कोई बात समझ में नहीं आई तो वो पूछो, आ गई तो भी पूछो, लेकिन अभी ये बातें नहीं। सर कैसे हैं आप? अभी ये कौन आ गया? अनस इरफान। ये अब मुझसे पूछ रहा हूँ मैं कैसा हूँ? या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान, बहुत खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी खैरियत से रहो, मेरी दुआ है बेटा अनस। अच्छा आप सब खैरियत से रहो बेटा। सदर सदर क्यों नजर नहीं आता कहीं भी? बेटा सदर का काम ही यही है नजर ना आने का, तो बस नजर नहीं आता। अच्छा मेयर कराची कौन है? अब भाई वो भी नहीं, वो भी फजूल है। अच्छा सरदार की सैलरी फजूल में जारी होती है। हाँ ये फजूल में जारी होती है, ये सच बात है। सर सेनेट नेशनल असेंबली से छोटी है? नहीं बेटा, सेनेट बेटा एहसान लियाकत, सेनेट असेंबली से छोटी नहीं होती, कौमी असेंबली से छोटी नहीं है, वो बड़ी है, वो बाला है, वो कानून को पूरा तय करती है, बनाती है। सिर्फ कानून जो लिख के भेजते हैं वो कौमी असेंबली वाले होते हैं, जो बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है वो जुडिशरी से मिलकर करवाती है सेनेट, तो इसलिए वो अपर हाउस है। सर क्या कर रहे हैं? अबे भाई भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अच्छा सर ताजिकिस्तान नहीं है पड़ोसी में? अरे भाई है लेकिन बाद में, वो जो छोड़ो। या अल्लाह ये कौन आ गई बच्ची? अच्छा गा पड़ी सर मिल्क सही। एहसान लियाकत हंस भी रहा है भाई, वाह यार क्या बात है भाई, पढ़ाई कम हो रही है, हंसी मजाक ज्यादा हो रहा है। सर ये पूरा सिस्टम टेबल स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दें? अबे बेटा नहीं, पूरा स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाऊंगा, ये अब तुमने याद करना है। बना के दे दिया तो वही बात हो गई, थाली में दे दिया सब कुछ बना बनाया। ऐसा नहीं बेटा, नहीं, याद करो, ये सब याद करना पड़ेगा, एक एक चीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी। रेहान बेटा ये सबको एक एक चीज याद करनी पड़ेगी। करंट गवर्नर्स कौन है, करंट चीफ मिनिस्टर्स कौन है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन होता है, क्या करते हैं, ये सब तुम लोग को खुद बनाना है। बना के इसको अच्छी तरह रटो, कि ये एमसीक्यूज में आ गया तो भूल जाओगे, मसले बढ़ जाएंगे। सर ये बिक गई है गवर्नमेंट? नहीं बेटा बिक नहीं गई है, इसको हटा दो, ये तो अलग ही एक सवाल है, बिकी नहीं है। अच्छा बहुत लंबी हो जाएगी सर? हाँ मुझे पता है बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा सिर्फ 30 सेकंड और हैं, अगर टॉपिक से रिगार्डिंग कोई सवाल करना है प्लीज पूछ लो, फिर मैं खत्म कर रहा हूँ। 30 सेकंड है, कोई और सवाल है? क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग चैप्टर 4 का ही, और चैप्टर 4 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो प्लीज अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि एमसीक्यूज आ गए तो बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। सर इनमें आर्मी का कोई पार्ट नहीं है? बेटा मैंने अभी आपको सिर्फ सियासी बात बताई है। सियासत में हमेशा गवर्नमेंट में जो सियासी निज़ाम होता है हम उसको डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा, आज क्लास में मज़ा आ गया, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा रेहान। अगले साल मिलेंगे हैं मोहम्मद खलील अशरफ साहब? अगले साल क्यों हाँ अगले साल मिलेंगे, हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, अगले साल ही मिलेंगे इंशाल्लाह, आमीन आमीन सुम आमीन सुम आमीन बेटा। सर इनको सैलरी हमारे टैक्स से मिलती है? यस बेटा टैक्स से मिलती है। आज की क्लास में मज़ा आ गया सर, थैंक यू बेटा। पूरे रोल पूरा रोल ही आर्मी का है सिस्टम में, सही बात है, ये भी सही है यार, पूरा रोल ही आर्मी का है। लेकिन आर्मी को हमने इतनी तरजीह इसलिए दे दी है बेटा कि हमारी लोग ही कुछ नहीं कर रहे, हम लोग भी तो कुछ करें ना, कुछ करेंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर आर्मी इतनी नहीं होगी। आर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, होनी चाहिए, मगर बेटा 20-20 नहीं, इस्लामी महीना असल होता है, चलो ठीक है आपको भी मुबारक, लेकिन इस्लामी महीना असल होता है, ठीक है बेटा, आपको भी मुबारक बेटा, 2020 का आपको भी मुबारक, 2021 जा रहा है, आपको मुबारक, हाँ जा रहा है। एटॉमिक बॉम्ब अच्छा कब यूज होता है? बेटा वो अभी नहीं है, वो 8 में, वो चैप्टर 8 में बताऊंगा एटॉमिक बॉम्ब कब इस्तेमाल होता है, इंडिया से क्यों उतने खिलाफात हैं, ये भी चैप्टर 8 में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी फजूल है, अभी सिर्फ ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई है, तो वो चैप्टर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, पढ़ के आना क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 4 का, ठीक है। फिर हम लोग चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को हम लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक लेक्चर में, क्योंकि बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, उर्दू जबान की इंपॉर्टेंस बतानी है, हिस्ट्री बतानी है और कल्चर बताना है, तो प्लीज सबसे आसान चैप्टर होंगे ये दोनों,
लेकिन थोड़े हार्ड होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सबको अल्लाह हाफिज बेटा, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज। ठीक है, सबको अल्लाह हाफिज बेटा।